ಓಕೆನಾ ಸಾಕು ಸುಮಧುರ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೇಳಿ ಕಣೆ ಅವಳು ನೋಡು वेलकम डियर रॉकर्ट्स। आज हम देखने वाले हैं आचार एंड सीओ। मूवी की शुरुआत में हमें वॉइस ओवर के जरिए बताया जाता है कि आम भी इंसानों की तरह होते हैं। जिस तरह इंसान अलग अलग आकार रंग रूप के होते हैं, ठीक उसी तरह आम भी अलग आकार रंग रूप और वैरायटी में मिलते हैं। कुछ आम के अचार बना लिया जाता है तो कुछ के जूस और जैम्स बनते हैं, लेकिन जिनकी किस्मत खराब होती है उन्हें पत्थर मारकर पहले ही तोड़ दिया जाता है। अब आमों के बारे में इतना कुछ बताने के बाद हमें आचार एंड सीओ के बारे में बताया जाता है। तो कहानी की शुरुआत होती है 1961 के बेंगलोर शहर से, जहां हमें एक परिवार दिखाया जाता है। ये परिवार मधुसूदन आचार नाम के एक आदमी का है जो PWD में इंजीनियर है। यहाँ हम देख पाते हैं कि मधुसूदन हर रोज की तरह न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है और उस न्यूज़पेपर में इंडिया चाइना फ्रेंडशिप की खबर छापी हुई है। दरअसल ये 1961 का वो समय है जब हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगाए जाते थे, लेकिन अगले ही साल चाइना ने हमारे देश पर हमला कर दिया था। न्यूज़पेपर में और भी कई खबरें छपी होती है, जिन्हें पढ़ते ही मधुसूदन अपने घर में हो रहे डेली ड्रामे को देख रहा होता है। इसी सब के बीच हमें पता चलता है कि घर के बाहर जो हरे रंग की एम्बेसडर कार खड़ी है वो मधुसूदन की है, जिससे हम समझ पाते हैं कि ये काफी पैसे वाला इंसान है। उसकी पत्नी का नाम है सावित्री और इन दोनों के हैं 10 बच्चे, जिनमें से 3 लड़के और 7 लड़कियां हैं। उनका सबसे बड़ा बेटा सुधींद्र अपने पिता की तरह एक इंजीनियर है, जबकि दूसरा बेटा रघु कॉलेज में पढ़ने नहीं बल्कि सोने जाता है। वहीं उनकी दूसरी बेटी शीला बहुत ही खूबसूरत है, जिसके पीछे कॉलेज के सभी लौंडे दीवाने हैं। जबकि पहली बेटी की शादी हो चुकी है। मधुसूदन और सावित्री के बाकी बच्चों का नाम जग्गू, सुमा, उमा, लीला, गौरी और सबसे छोटी बेटी का नाम विजया है। इन सभी में विजया को ही इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने भेजा जाता है, जबकि बाकी बच्चे हिंदी मीडियम स्कूल पढ़ते हैं। मधुसूदन जैसे सभी बच्चों को स्कूल छोड़कर आगे बढ़ता है तो जग्गू सबकी नजरों से छुपता हुआ स्कूल से भाग जाता है। अब ये देखकर हम समझ पाते हैं कि उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि वो तो एक एक्टर बनना चाहता है। दूसरे दिन सिनामा नाम का एक आदमी मधुसूदन के बड़े बेटे सुधींद्र के लिए अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आता है और जल्दी उनकी शादी भी फिक्स कर दी जाती है। लेकिन अब सुधींद्र इस बात से परेशान है कि मेरी बीवी आखिर दिखती कैसे है, क्योंकि उसने उसे आज तक देखा नहीं। बहुत ही जल्द वो दिन भी आ जाता है जब सुधींद्र की शादी सिनामा की बेटी से होने वाली है, इसलिए वो शादी से ठीक पहले अपने माता पिता से पूछता है कि मेरी होने वाली पत्नी आखिर दिखती कैसे है। इस पर उसके पिता गुस्से में जवाब देते हैं कि सिनामा की बेटी तुमसे कई ज्यादा खूबसूरत है। ये सुनकर सुधींद्र तो खुश हो जाता है कि उसकी शादी एक खूबसूरत लड़की से हो रही है, लेकिन उसकी खुशियों पर उस समय पानी फिर जाता है जब वो अपनी पत्नी की शक्ल देखता है, क्योंकि जिस लड़की से उसकी शादी हो रही है उसके दांत आगे की ओर निकले हुए हैं। लेकिन इस मोड़ पर सुधींद्र कुछ कर भी नहीं सकता, इसलिए वो अपनी किस्मत को कोसते हुए सिनामा की बेटी परमिला से शादी कर ही देता है। इस शादी में 3 औरतें भी आई हुई है जो दिन भर गॉसिप करती रहती हैं और उन्हें अपने मोहल्ले में रहने वाले हर एक शख्स की खबर है। काम ही यही होता है औरतों का। तो इन औरतों के नाम है भारती, भागीरथी और चंद्रावती। इन्हें लोग BBC कहकर बुलाते हैं। वाओ। इसके बाद ये मूवी 2 साल के बाद दिखाई जाती है, जहां रघु अपने पिता से कहता है कि मुझे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की नौकरी मिल गई है। मधुसूदन कहते हैं कि मैं तुम्हें इंजीनियर बनाना चाहता था, लेकिन तुम एक सेल्समैन बन गए। हालांकि रघु एक सेल्समैन नहीं होता, पर उसके पिता कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होते। यहाँ तक कि वो रघु को अपनी कार में बैठने भी नहीं देते, जिस कारण रघु को अपनी बहन शीला की शादी में साइकिल से आना पड़ता है। दरअसल आज शीला की शादी है, जिसमें BBC नाम की वो तीनों औरतें भी आई हुई है, जिन्हें हमने सुधींद्र की शादी में देखा था। यहाँ वो तीनों शीला की खूबसूरती की बहुत तारीफ करती हैं, जो बातें सुमा को बिल्कुल पसंद नहीं आती। और यहाँ हम समझ पाते हैं कि सुमा अपनी बड़ी बहन को कुछ खास पसंद नहीं करती। वो बातों ही बातों में अपनी फ्रेंड से कहती है कि मैं किसी ऐसे लड़के से शादी करूंगी जो शादी के बाद मुझे लंदन लेके जाए। ये सुनकर उसकी फ्रेंड कहती है मैं तो शादी के बाद सिंगापुर जाऊंगी। इतने में मधुसूदन भी वहाँ पर आ जाता है, जिन्हें सुधींद्र बताता है कि हमारी रेपुटेशन खतरे में है। ऐसा कहकर वो उन्हें लड़के वालों के पास लेके जाता है, जहाँ लड़के के पिता मधुसूदन के सामने अपनी डिमांड रखता है और उन डिमांड्स को मधुसूदन मान भी लेते हैं। लेकिन उनकी बातों को रघु और सुधींद्र ने भी सुन लिया होता है, इसलिए वो लोग मधुसूदन से पूछते हैं कि आपने लड़के वालों की डिमांड मान क्यों ली। मधुसूदन जवाब देते हैं कि अगर मैं उनकी डिमांड्स को पूरी ना करता तो वो बारात लेकर वापस चले जाते। ऐसे में हमारी कितनी बेइज्जती होती, सोचा भी है तुमने। ऐसा कहकर वो उन दोनों को वापस से शादी की तैयारियों में लगा देता है। फिर शीला की शादी को दिखाते हुए ये मूवी आगे बढ़ती है, जहाँ जग्गू अपने दोस्तों के साथ शराब पीकर घर आता है। उसके पिता उससे पूछते हैं
कि आखिर तुम्हारे मुंह से कैसी स्मेल आ रही है। जग्गू तो इस टॉपिक को अपनी बातों के जरिए आराम से चेंज कर देता है। अब बातों ही बातों में मधुसूदन जग्गू से उसके मार्क्स के बारे में पूछ लेता है, क्योंकि जग्गू के सिर्फ 30% मार्क्स आए होते हैं, जिसका साफ मतलब है कि वो स्कूल एग्जाम्स में फेल हो चुका है। इस पर जग्गू अपने पिता से सवाल करता है कि सुमा भी एग्जाम में फेल हुई तो आखिर आपने उसको कुछ क्यों नहीं बोला। मधुसूदन जवाब देता है कि सुमा एक लड़की है जिसके पास या फेल होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो शादी करके यहाँ से चली जाएगी। लेकिन तुम्हारे लिए तो नौकरी करना जरूरी है, तुम बच्चों को पालोगे। अगर तुमने अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं की तो तुम्हें एक अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी और फिर लड़की भी नहीं मिलेगी। वो उसे ऐसा समझाकर वहाँ से चले जाते हैं। इसी के साथ हमें 2 साल के बाद का समय दिखा जाता है, जहाँ रघु की भी शादी हो जाती है। वहीं अब मधुसूदन का घर इतने सारे लोगों के लिए छोटा पड़ने लगा होता है। इसीलिए जब वो अपनी एम्बेसडर कार्ड से ऑफिस के लिए निकलता है तो रघु ने बताता है, मैंने पास के शहर में एक घर देखा है जिसे खरीद कर मैं वहाँ शिफ्ट होना चाहता हूँ। पर रघु की ये बात मधुसूदन को बिल्कुल पसंद नहीं आती, इसलिए वो गुस्से में ऑफिस के लिए निकल पड़ता है। इधर ऑफिस में उनका बड़ा बेटा सुधींद्र एक खुशखबरी देते हुए कहता है कि मेरा प्रमोशन सर्वे ऑफिसर की पोस्ट पर हो गया है, जिसके लिए सरकार मुझे दिल्ली में एक प्राइवेट बंगलो और कार भी देगी। अब सुधींद्र की ये बातें सुनकर मधुसूदन को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में सुधींद्र से कहता है कि अब तुम भी घर छोड़कर भाग जाओ। अपने पिता की इन बातों से सुधींद्र को भी गुस्सा आता है और वो गुस्से में उन्हें जवाब देता है कि हम कुछ भी कर लें पर कभी खुश नहीं हो सकते। वो गुस्से में और भी कई बातें सुनाकर चला जाता है। अब क्योंकि मधुसूदन को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होती कि कभी उनके बेटे उन्हें पलट कर जवाब देंगे, इसलिए उसे सुधींद्र की बातों से बहुत सदमा लगता है और इस सदमे की वजह से उसे हार्ट अटैक आ जाता है, जिसके चलते उसकी जान चली जाती है। मधुसूदन के मरते ही उनके घर के नौकर भी छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि अब उनकी सैलरी देने वाला कोई नहीं है। यानी अब घर का सारा काम मधुसूदन के बच्चों को ही करना है, जैसे खाना बनाना, घर की साफ सफाई करना, कपड़े धोना वगैरह। दूसरी ओर सुधींद्र रघु को बताता है कि मैं नेक्स्ट वीक दिल्ली शिफ्ट हो रहा हूँ, इसलिए घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हें सौंप कर जा रहा हूँ। रघु जवाब देता है कि मैंने पास के शहर में एक घर देख लिया है, जिसकी एडवांस पेमेंट भी मैंने कर दी है और मैं बहुत ही जल्द वहाँ शिफ्ट होने वाला हूँ। सुधींद्र उसे समझाता है कि अगर तुम जगह की कमी की वजह से दूसरी जगह शिफ्ट होने वाले हो तो तुम बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि मैं अपनी पत्नी के साथ दिल्ली जा रहा हूँ और अब तो पिताजी भी इस दुनिया में है नहीं, इसलिए घर में जगह की कमी बिल्कुल नहीं पड़ेगी। उसकी ये बात रघु मानकर वहीं रुक जाता है। उधर सुमा अपने भाई बहनों को बर्तन धुलने, कपड़े धुलने और झाड़ू जैसा काम करते हुए देख रही होती है। पर उसी समय रघु वहाँ के सुमा और जग्गू से कहता है कि तुम दोनों को अपने लिए नौकरी ढूंढ लेनी चाहिए, क्योंकि घर का खर्चा काफी मुश्किल से पूरा हो पा रहा है। अब नौकरी की बात को सुनकर सुमा जवाब देती है कि अगर मैं नौकरी करूंगी तो मुझसे कोई अच्छा लड़का शादी नहीं करेगा। जिस पर रघु कहता है कि मेरी सैलरी में घर का खर्चा चलना मुश्किल हो रहा है और तुम शादी की बात कर रही हो। शादी का खर्चा संभालना मेरे बस की बात नहीं, इसलिए तुम कुछ समय के लिए शादी का ख्याल निकाल ही लो और बस नौकरी पे ध्यान दो। अब ये सीन यहीं पर कट होकर जग्गू की तरफ मुड़ता है, जहाँ जग्गू एक ड्रामा कंपनी में नौकरी करने लगता है, जबकि सुमा एक स्कूल में टीचर की पोस्ट के लिए अप्लाई करती है। स्कूल की प्रिंसिपल सुमा का एप्लीकेशन देखकर उससे कहती है कि मैं तुम्हें हाई स्कूल की टीचर नहीं बना सकती, क्योंकि तुम खुद हाई स्कूल में फेल हो चुकी हो। लेकिन हाँ, हमारे स्कूल में नर्सरी टीचर की पोस्ट खाली है, अगर तुम चाहो तो इस पोस्ट में नौकरी मिल सकती है तुम्हें। इस बात पर सुमा प्रिंसिपल को बताती है कि मैं सिर्फ 1 साल तक ही तुम्हारे यहाँ टीचिंग करूंगी, क्योंकि 1 साल के बाद मेरी शादी होने वाली है। प्रिंसिपल सुमा से कहती है कि हमें एक परमानेंट टीचर चाहिए। अब प्रिंसिपल की बातें सुनकर सुमा चली जाती है, क्योंकि वो स्कूल में काफी लंबे समय तक टीचिंग नहीं करना चाहती। तो दोस्तों, वैसे क्या आप भी सुमा की तरह कभी फेल हुए हो? क्योंकि यहाँ मुझे याद आ गया कि कॉलेज के दौरान मेरी कई सब्जेक्ट्स में बैक आ गई थी। मैं पढ़ने में ठीक ठाक था, लेकिन पता नहीं कैसे बैक आई। हाँ, शायद मैंने ध्यान नहीं दिया अच्छे से, और फिर मैंने नेक्स्ट ईयर उन्हें कैसे भी करके पार कर ही लिया था। आगे आप अपने बारे में कमेंट से बताइएगा, पढ़ने में मजा आएगा। अब आगे दिखाते हैं तो उसी शाम को रघु जग्गू से पूछता है कि तुम्हें कोई नौकरी मिली कि नहीं। जग्गू झूठ बोलते हुए कहता है कि मैंने एक फैक्ट्री में जॉब पकड़ ली है, जबकि सुमा से ये सवाल करने पर वो बताती है कि मुझे प्रिंसिपल को मना करना पड़ा, क्योंकि मुझे अगले साल शादी करके लंदन जाना है। सुमा की बातें सुनकर रघु गुस्से में कहता है कि तुम अगले ही दिन स्कूल जाकर नर्सरी टीचर की जॉब करो। दूसरे दिन सुमा जब स्कूल जाने के लिए बस स्टैंड पर खड़ी होती है तो उसी समय विमाल्या नाम की एक दवा कंपनी की रिप्रेजेंटेटिव सुमा से कुछ सवाल पूछने के लिए आती है। सुमा उल्टा उस रिप्रेजेंटेटिव से बहुत सारे सवाल करके ये पता कर लेती है कि इस कंपनी में सर्वे करने का काम दिया जा रहा है, जिसमें रिप्रेजेंटेटिव्स को लोगों से काफी कुछ सवाल पूछने होते हैं। अब ये काम सुमा को बहुत आसान लगता है, इसलिए वो खुद भी विमाल्या कंपनी में रिप्रेजेंटेटिव का जॉब करने लगती है। पहले तो कोई भी शख्स सुमा के सवालों का जवाब नहीं देता, क्योंकि लोगों को लग रहा होता है कि सुमा उन्हें कुछ बेचना चाहती है, लेकिन बाद में वो लोग सर्वे का जवाब देने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी ओर जग्गू भी ड्रामा कंपनी में अच्छा काम करके ज्यादा पैसे कमा रहा होता है और वो उन पैसों से एक डाइनिंग टेबल खरीद के लेके आता है। वहीं इस तरफ सुमा का भी काम अच्छे से चल रहा होता है। वो सर्वे करते करते एक आलीशान घर में जाती है, जहाँ उसे उसकी दोस्त जया
मिलती है जो शादी करके इस घर में आ गई है, यानी ये उसके पति का घर है। दरअसल जया वही लड़की है जिसने सुमा से कहा था कि मैं शादी करके सिंगापुर जाना चाहती हूँ। अब जया सुमा को देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन सुमा को जया के सामने शर्म आ रही होती है क्योंकि उसकी दोस्त इतने खूबसूरत घर में रहती है जबकि वो खुद सर्वे करके अपना गुजारा चला रही है। अब यहाँ जया सुमा को शादी करने की सलाह देती है, लेकिन सुमा जल्दबाजी में ही चली जाती है। अगले ही दिन सुमा अपनी नौकरी छोड़ देती है, जिस बात का पता चलने पर बीबीसी नाम की वो तीनों औरतें सुमा को कुछ पैसे देकर उसे आम का अचार बनाने को कहती हैं। यहाँ उनकी बातों से हम समझ पाते हैं कि सुमा बहुत ही अच्छा अचार बना लेती है और अगले दिन हम उसे अचार बनाते हुए देख पाते हैं, जिन सब में उसकी बाकी बहनें भी उसका साथ देती है। इस सब के बीच उसकी बहन सुमा को बहुत से लड़कों की तस्वीर दिखाती है, जिस पर सुमा सभी लड़कों को रिजेक्ट कर देती है क्योंकि उसे उनमें से एक भी लड़का अच्छा नहीं लगता। उधर रघु अपनी माँ से कहता है कि मेरे बॉस के एक दोस्त का बेटा कॉलेज में एचओडी है और उसने स्नेल्स के ऊपर पीएचडी भी की है, सुमा के लिए वो लड़का काफी सही रहेगा। फिर कुछ दिनों के बाद वो लड़का अपने माता पिता के साथ सुमा को देखने आ ही जाता है, लेकिन जैसे ही लड़की वालों को ये पता चलता है कि सुमा ने अपना हाई स्कूल भी कंप्लीट नहीं किया है तो वो उसे रिजेक्ट करके सुमा की छोटी बहन उमा को अपने बेटे के लिए पसंद कर देते हैं, क्योंकि उमा होम साइंस से ग्रेजुएशन कर रही है। इसके कुछ दिनों के बाद रघु एक स्कूटर खरीद लेता है और स्कूटर खरीदने की खुशी में वो अपने परिवार को 5 स्टार होटल में डिनर करवाने के लिए लेके जाता है, जहाँ बातों बातों में सुमा और रघु के बीच बहस हो जाती है। सुमा का कहना होता है कि रघु जानबूझकर ऐसे लड़के को लेके आया जिसने हाई स्कूल फेल होने की वजह से मुझे रिजेक्ट कर दिया, जबकि रघु कहता है कि अच्छा तुमने भी तो बहुत सारे लड़कों को रिजेक्ट किया है और अब जब एक लड़के ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया तो तुम नाराज हो रही हो। वो सुमा से ये भी कहता है कि ना तो तुमने पढ़ाई की और ना ही तुमने नौकरी की और लड़का चाहिए तुम्हें वो जो लंदन तुम्हें लेके जाए। रघु की ये बातें सुमा को बहुत बुरी लगती है, लेकिन रघु ने कुछ भी गलत नहीं कहा होता है, वो बिल्कुल सही कहता है। अब घर आने के बाद रघु की पत्नी उससे कहती है कि आपने कुछ भी गलत नहीं कहा, पर आपने जो भी कहा उसे कहने का तरीका गलत था। अब रघु को एहसास होता है कि उसे सुमा से माफी मांग लेनी चाहिए, इसलिए वो उससे माफी मांगने जाता है। वहाँ सुमा को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि मैंने नौकरी छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी, इसलिए वो भी रघु से सॉरी कहती है। इसके बाद रघु अपनी पत्नी को उसके मायके छोड़ने चला जाता है, जहाँ रास्ते से वापस आते समय उसका एक्सीडेंट हो जाता है और इस एक्सीडेंट में रघु की मौत हो जाती है। रघु की मौत से सुमा को बहुत दुख होता है। वहीं अब जग्गू भी एक फैक्ट्री में नौकरी करने लगा है, क्योंकि ड्रामा कंपनी में काम करने में उसकी कुछ खास कमाई नहीं हो रही थी। दूसरी ओर लीला पढ़ लिख कर सिंडिकेट बैंक में नौकरी करने लग जाती है, जहाँ सुमा अपने हाथों से बनाए हुए अचार बैंक के एम्प्लॉयज को एज अ गिफ्ट देती है। ऐसे ही साल 1970 का समय आ जाता है, जहां उमा की शादी उस पीएचडी वाले लड़के से हो जाती है, जबकि साल 1971 में जग्गू की शादी उसके फैक्ट्री में एक सीनियर की बेटी आरती से हो जाती है। दरअसल जग्गू की मेहनत से उसका सीनियर बहुत ही खुश होता है और उसे पूरा भरोसा है कि उसकी बेटी आरती के लिए जग्गू से बेहतर कोई लड़का नहीं हो सकता। फिर एक दिन सुमा देखती है कि उसकी छोटी बहन उमा अकेले में रो रही है। दरअसल उमा कुछ दिन के लिए अपने मायके आई हुई है। यहाँ उमा को रोता हुआ देखकर सुमा को लगता है कि शायद उसकी लड़ाई उसके पति से हुई होगी, इसलिए वो उमा को समझा बुझाकर उसे वापस ससुराल भेज देती है। हाँ, वैसे ही कुछ दिन और बीतते हैं, जहाँ एक शाम श्रीनाथ नाम का एक लड़का सुमा के घर पर आता है। दरअसल श्रीनाथ लीला को पसंद करता था, इसलिए वो बड़ी हिम्मत करके लीला की माँ से उसका हाथ मांगने आया है। जग्गू को भी ये बात पता थी कि श्रीनाथ लीला को पसंद करता है और क्योंकि श्रीनाथ एक अच्छा लड़का है, इसलिए लीला के परिवार को इस शादी में कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन लीला को देखकर ऐसा लग रहा है मानो वो श्रीनाथ को बिल्कुल पसंद नहीं करती, पर वो अपने परिवार के लोगों को शादी के लिए मना भी नहीं करती, इसलिए उसकी शादी श्रीनाथ से फिक्स हो जाती है। आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जब श्रीनाथ और लीला की शादी होने वाली है और इस शादी में उमा फुल स्लीव के कपड़े पहनकर आई है, जो देखकर सुमा को थोड़ा अजीब लगता है। वो जैसे ही उमा के स्लीव ऊपर करती है, उसे चोट के निशान दिखाई देते हैं, जिससे वो समझ जाती है कि जरूर उमा के पति ने उसको मारा होगा। यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि आखिर कुछ दिनों पहले उमा अकेले में क्यों रो रही थी। दरअसल उमा का पति एक अच्छा इंसान नहीं है और वो उमा पर बहुत ही अत्याचार किया करता है, जिस बात का पता चलने पर सुमा अपनी बहन के पति को बहुत बुरी तरह से बेइज्जत करके शादी से भगा देती है। लेकिन उसकी मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि लीला अचानक से कहीं चली गई है, जिसका पता चलने पर श्रीनाथ और सुमा उसे ढूंढते हुए बैंक जा पहुंचते हैं, जहां लीला अपना काम कर रही होती है। यहाँ श्रीनाथ की पूछने पर लीला बताती है कि मुझे डर है कि शादी के बाद तुम मुझे नौकरी नहीं करने दोगे। श्रीनाथ जवाब देता है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा, तुम नौकरी करना चाहती हो तो कर लो। अब ये सुनकर लीला खुश होते हुए श्रीनाथ से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। अब क्योंकि इस समय काफी समय खराब हो चुका है और उन्हें शादी करने के लिए वापस भी जाना है, इसलिए बैंक का मैनेजर उन तीनों को यानी लीला, श्रीनाथ और सुमा को अपनी कार से गेस्ट हाउस तक छोड़ देता है। वो जाते हुए सुमा से कहता है कि तुम्हारे हाथ के अचार मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और अगर तुम चाहो तो हमारा बैंक तुम्हें लोन भी दे सकता है ताकि तुम अचार का बिजनेस शुरू करो। इस आइडिया को सुनकर सुमा के दिमाग की बत्ती जलती है और वो लोन लेकर अचार का बिजनेस
शुरू करती है, जिससे वो लोग पहले से भी ज्यादा अमीर हो जाते हैं। सुमा इस कंपनी को एचआर एंड सीईओ का नाम देती है, जिसे अब देश के हर कोने में लोग पसंद करने लगे हैं। आखिरकार जो सुमा कभी फेल हो गई थी, उसने अपने दम पर इतना बड़ा बिजनेस बना लिया। इसलिए दोस्तों, कभी किसी को कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि अगर इंसान चाहे तो वो कुछ भी हासिल कर सकता है। इसलिए आप चाहे तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखें एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।